पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार अंत में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और एक संविधान सभा को फिर से पुनर्गठित किया गया। अच्छा, जब संविधान सभा को फिर से पुनर्गठित किया गया तो जो हमारा जो संविधान सभा बच गया है, अब संविधान सभा जो बच गया है, उस संविधान सभा में अगर कभी आप लोग संसद देखे हो थोड़ा बहुत, अगर संविधान सभा के बारे में बात करूं, ऐसा कुछ बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट उनके यहाँ बनाया जाता है संविधान सभा में। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ का जो चेयरपर्सन है वो बैठा रहता है, यहाँ पर पूरे आम लोग ऐसे बैठे रहते हैं, पूरे के पूरे वैसे सिस्टमेटिक बैठे रहते हैं। ऐसा एक पूरे का पूरा संविधान सभा है। और थोड़ा सा देख भी लेना, संविधान का जो मैंने बोला है वेब सीरीज आप देखिए, आपको सब देखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन है वो, मजा आएगा आपको। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ अगर ये संविधान सभा बन गया, अब हमको काम करना स्टार्ट करना है। आज़ादी का बात है, आज़ादी भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, विवाद पूरा सुलझ गया है। अब संविधान बनने का काम वास्तविक में स्टार्ट होता है। अच्छा, संविधान बनेगा कैसे? कल मैंने बताया यहाँ पे टोटल मेंबर के बारे में अगर मैं बात किया, अब टोटल मेंबर हमारे यहाँ कितने हैं? 299। इन लोगों को मिलकर भारत का संविधान लिखना है। और अगर लिखना है तो सबसे पहली बात यह है, जैसे मान लो जाए हम ये 299 है, हमको मिलकर अगर संविधान लिखना है तो कामों का बंटवारा करना पड़ेगा। हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और हर किसी को अलग अलग जो जिम्मेदारी दिया जाता है उसी को कहा जाता है समिति। अलग अलग कमेटी बनाने का काम शुरू करो। जैसे हमारे संविधान में बहुत सारी बातें हैं, उदाहरण बताता हूं, नागरिकता का भी प्रोविजन है हमारे संविधान में। राज्य सरकार को कितना पावर दिया जाना चाहिए इसका भी डेफिनेशन दिया गया है। केंद्र में बैठे मोदी सरकार को कितना पावर दिया जाना चाहिए ये भी लिखा हुआ है। हम आम नागरिकों के जिसके ऊपर ये लोग प्रशासन करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होना चाहिए। अच्छा, हम लोग पूरे संविधान में माइनॉरिटीज के बारे में भी बात करने वाले हैं, अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक जो हैं उनको क्या क्या अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इनको लेकर कामों का बंटवारा होना है, हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी देना है। ना समझ में आए तो इतना बस समझ लो, जब भी आप कॉलेज में रहे होंगे, कोई एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम हुआ होगा तो हर किसी को अलग अलग कामों का बंटवारा दिया जाता था। किसी को ग्रीन रूम दिया जाता था, किसी को स्टेज का काम दिया जाता था, किसी को वेलकम का काम, किसी को कैंटीन का काम। ये सब काम अलग अलग बांटे जाते थे ताकि काम सुचारू रूप से हो सके। इसी को कहा जाता है समिति। तो संविधान सभा में अब समिति बनाया जाएगा, ऐसे कुछ कुछ लोगों को लेकर कमेटी बनाया जाएगा। और हर समिति के आप याद रखेंगे एक एक चेयरपर्सन रहते हैं, हर समिति में एक एक अध्यक्ष होगा। ये पूरे का पूरा नियम समझ लो, कोई भी काम बिना अध्यक्ष का नहीं हो सकता है। 4 लोग हैं, 4 लोगों में एक को बताना पड़ेगा भाई ये उस चारों का हेड है। जैसे क्रिकेट मैच हो भी रहा है ना, तो कैप्टन होना बहुत जरूरी है, तो वैसे ही हर समिति में एक अध्यक्ष होना जरूरी है। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संविधान सभा में गठित समिति एवं उनके अध्यक्ष। हेडिंग डालेंगे आप लोग, संविधान सभा में गठित समिति, कमेटी एवं उनके अध्यक्ष के बारे में, संविधान सभा के समिति एवं उनके अध्यक्ष। अच्छा चलो भाई, अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, मैं यहाँ पर समिति के बारे में लिखूंगा। ये लो भाई, यहाँ पर मैं समिति लिख दिया और इधर साइड में मैं उनके अध्यक्ष के बारे में लिखते चलूंगा। ये सबको याद करना है, आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं समिति के बारे में बात करूं, असली संविधान के कर्ता धर्ता बनाने के लिए एक समिति बनाया गया था जिसका नाम था प्रारूप समिति। कौन सा समिति? प्रारूप समिति। क्या लिखा हुआ है प्रारूप समिति? ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करेंगे। प्रारूप समिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण समिति थे। और इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा चलो भाई, मैं सबसे पहले बारे में बात किया प्रारूप, बाद में बताऊंगा, भी चर्चा करेंगे इनके बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे संघ संविधान समिति के बारे में। अच्छा, संघ बार बार बोलूंगा और ना समझ में आएगा ना, तो आप अपने समझ के लिए यहाँ पे क्या लिख लेना, केंद्र सरकार को क्या पावर होना चाहिए, केंद्र में बैठे उस कैबिनेट को क्या पावर होना चाहिए,
वहां पे प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए या सेनापति का पद होना चाहिए, कौन सा पद होना चाहिए, उप प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब प्रावधानों को लेकर जो कमेटी बनाया गया था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लो भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बातों को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं संघ संविधान समिति, तीसरा अगर मैं बात करूंगा तो वह रहेगा प्रांतीय संविधान समिति। ये लो भाई, प्रांतीय संविधान समिति के बारे में बात करता हूं कि प्रांतों का संविधान कैसा होना चाहिए, एक राज्य सरकार को कितना पावर देना चाहिए, उनमें किस प्रकार शक्ति निहित होना चाहिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे दो पद होना चाहिए, राज्यपाल में ज्यादा पावर होना चाहिए, मुख्यमंत्री में ज्यादा पावर होना चाहिए। राज्यपाल जो है, जो गवर्नर है, अपॉइंट कौन करेगा, क्या विधान परिषद के लोग अपॉइंट करेंगे या केंद्र से उनको भेजा जाएगा, कौन करेगा ऐसा प्रावधान। तीन सब मुद्दों को लेकर एक कमेटी गठित किया गया और उसके अध्यक्ष बना दिए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लो भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा मूल अधिकार एवं, इसमें हम बात करेंगे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित समिति। अल्पसंख्यक से हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में और माइनॉरिटीज को लेकर अल्पसंख्यक से संबंधित समिति के बारे में बात करेंगे। इनके भी अगर मैं अध्यक्ष के बारे में बात करूंगा, आप याद रखेंगे इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा चलो भाई, इसके बाद अगर मैं बात करूंगा पांचवा और छठवा को इसी से जोड़ देता हूं। ये मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पर लिखेंगे मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति के बारे में हम बात करते हैं, से संबंधित उप समिति के बारे में बात करते हैं। और इससे रिलेटेड जो उप समिति बना था, उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जे.बी. कृपलानी को बनाया गया था। अच्छा, उसी में अगर मैं बात करूंगा तो वह रहेगा अल्पसंख्यकों से संबंधित। ये लो भाई, अल्पसंख्यकों से संबंधित अगर मैं बात करता हूं, अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति के बारे में। उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, के.एम. मुंशी थे क्या? नहीं, बिल्कुल H.C. मुखर्जी। किसका नाम आएगा? H.C. मुखर्जी। अच्छा, इधर आप कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर मैंने लिखा है समिति, यहां पे लिखा है समिति मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक से संबंधित समिति। मतलब एक बड़ा सा समिति है जिसको दो काम दिया गया है, मूल अधिकार व अल्पसंख्यक के मामले निपटाने का। तो यहां पर इसके भी दो पार्ट बना दिए गए, इसके भी अंदर दो और छोटे छोटे कमेटी के अंदर और कमेटी बना दिए गए। ये उप समिति है, एक मूल अधिकारों को लेकर और एक अल्पसंख्यक को लेकर। तो इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, और ये जो अल्पसंख्यक से संबंधित उप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। मतलब समिति के अंदर और समिति बनाए गए क्योंकि यह मामला बहुत था। अच्छा चलो भाई, अब मूल अधिकारों से संबंधित जो बना हुआ है वह प्रावधान करेगा कि हमको, भारत देश के नागरिकों को कौन कौन से राइट्स होने चाहिए। अच्छा चलो मैं बोलता हूं, इन्होंने एक राइट्स का प्रोविजन किया, हमको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसके कारण हम बोलते रहते हैं। जिसकी निंदा करना रहता है हम निंदा करते हैं, जिसकी हमको बड़ाई करना चाहिए हम बड़ाई करते हैं। लेकिन क्या ये बोलने की स्वतंत्रता अनलिमिटेड होना चाहिए, ये एक्चुअल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसमें कुछ पाबंदियां भी होना चाहिए। आप क्या बोल सकते हो, कहां तक बोल सकते हो? क्या बोलते बोलते मेरा मन कर रहा है कि मैं भारत के खिलाफ नारे भी लगा सकता हूं क्या मैं यहां खड़े होकर दुश्मन देश की बड़ाई करूं और अपनी बुराई करूं? ये अधिकार है क्या मेरे को? तो ये पूरे का पूरा प्रोविजन क्या होना चाहिए, समिति डिसाइड करेगा। अच्छा याद रखेंगे, जितना भी आपको समिति बनाने वाला हूं, ये सब के सब अपने अपने प्रोविजन करने के बाद आखिरी में सबको किसको ले जाकर देने वाले हैं लोग? प्रारूप समिति को। इनका काम है ड्राफ्ट तैयार करना, नाम ही है ड्राफ्टिंग कमेटी। वो पूरा प्रारूप, वो जो 7 लोग रहेंगे बहुत महान लोग रहेंगे, असली कर्ता धर्ता वो है। समझो यहाँ पर 299% है, लेकिन उसमें से 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब अपना अपना काम करेंगे, एक बढ़िया फाइल बनाएंगे और फाइल बनाकर प्रारूप समिति को ले जाकर दे देंगे। और प्रारूप समिति क्या करेगा? प्रारूप समिति उन मुद्दों पर फिर से चर्चा करेगा, कौन सा नियम हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। प्रारूप समिति सबसे मेन रहेगा। वैसे ही लिखेंगे आप झंडा समिति।
जल्दी से लिखते चलेंगे आप। सबसे पहले हम बात करेंगे झंडा समिति, और ये झंडा समिति बताएगा भारत देश का झंडा कैसा होना चाहिए, हमारा फ्लैग कैसा होना चाहिए। इनको लेकर आप याद रखेंगे झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला समझेंगे हम लिखेंगे रियासत समिति, प्रिंसली स्टेट को लेकर जो कमेटी बना गया था, रियासत समिति, और रियासत समिति के अध्यक्ष लिखेंगे आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा लिखेंगे संचालन समिति, संचालन मतलब इस पूरे सदन को, ये पूरे के पूरे को संचालन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भाई लोग पूरे भारत देश से आए हुए हैं, उनके रहने का व्यवस्था क्या होगा, कब कब बैठक चलेगा, कब इन लोग छुट्टी में रहेंगे, इनको कहा जाएगा संचालन। अच्छा, इस सदन के पूरे अध्यक्ष कौन है? अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो जो संचालन करने के लिए जो कमेटी बनाया गया था, उसके अध्यक्ष भी किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी में लिखेंगे नियम समिति, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। उसी में एक लिखेंगे आप सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैसा होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, उसमें जज कैसे अपॉइंट होगा, चीफ जस्टिस बनने का प्रोविजन क्या होगा, तो इसी को कहा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय संबंधी समिति। इसके बारे में बात करूंगा एस वरदाचारी, एस वरदाचारी नाम याद रखेंगे आप। हो गया क्या? एक आध और, वैसे बहुत सारे हैं यहीं पे, एक लिख लो पूर्वोत्तर एवं जनजाति क्षेत्रों से संबंधित समिति। पूर्वोत्तर नॉर्थ स्टेट, जो हमारे जो 7 सिस्टर्स है भाई, उनको थोड़ा स्पेशल तवज्जो देना जरूरी है। बाकी राज्यों के तुलना में उनके दशाएं अलग है, और हमारे भारत देश में बहुत सारे ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल इलाका को लेकर भी स्पेशल प्रोविजन करने का जरूरत है। धीरे धीरे आप समझेंगे। तो ये जो हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो ट्राइबल इलाका है, तो उनको लेकर जो कमेटी बनाया गया था, उसी को आपने लिखा हुआ है पूर्वोत्तर एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित समिति गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई। ऐसे और कुछ कुछ कमेटी हैं, टोटल 21 कमेटी का अपने को आपको मिलेगा वर्णन, लेकिन इतना आप याद करके आओ, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? चलो, तो ये अलग अलग कमेटी है, मैंने बता दिया, नाम पे ही छुपा हुआ है सब क्या काम करेंगे। इनका काम है संविधान का मेन ड्राफ्ट तैयार करना, फॉर्मेट, ड्राफ्ट ना समझ में आए समझ लेना, फॉर्मेट रेडी करना। फॉर्मेट कैसे रेडी करेंगे? इन लोग अपना अपना कंटेंट ला कर देंगे, फाइनली ये रखेंगे पूरे पुस्तक में। पहले क्या रखना चाह रहे हो आप? पहले क्या रखना चाह रहे हो? पहले क्या नागरिकता के बारे में प्रावधान करोगे, या फंडामेंटल राइट से लिखोगे, या पहले आप संविधान संशोधन, इमरजेंसी का प्रोविजन पहले क्या रखोगे? पूरे का पूरा ड्राफ्ट इन लोग तैयार करेंगे। ये असली है, आप लोग काम करके आए हो, कुछ गलती है उसमें तो ठीक करने का काम इनका है। अभी हम बात करेंगे संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत प्रारूप समिति करेगा, ड्राफ्टिंग कमेटी अपने संविधान को ले जाकर पहली बार प्रस्तुत करेगा। ऐसे हमको बताने रहते हैं, ऐसे अलग अलग कमेटी बने हैं, और उसे संबंधित अध्यक्ष का नाम याद रखना है। इन सब में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूंगा, आपको याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, आपको याद रखना है प्रारूप समिति के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। और अगर मैं प्रारूप समिति के बारे में अगर चर्चा कर रहा हूं, तो याद रखेंगे इस प्रारूप समिति में आपसे पूछा जाए इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, आप बिल्कुल इसके लिए डेट याद रखेंगे, और वह गठन किया गया है 29 अगस्त 1947, 1947। अच्छा, डेट देख के आपको कुछ भाव समझ में आ रहा होगा कि आजादी के बाद ही ये बनना शुरू हुआ है। अच्छा, संविधान सभा का हमारा पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, मतलब 6 महीना हो चुका है। 6 महीना में हम कोई भी काम नहीं किए हैं दोस्त, 6 महीने में हम कोई काम नहीं किए, सिर्फ लड़ाई झगड़ा किए हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारा जैसा मुद्दे पे चर्चा चल रहा था, तो 29 अगस्त इस दिन से काम कर, इसीलिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं,
क्योंकि 6 महीने तो हम काम ही नहीं कर पाए। 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। अच्छा, प्रश्न बनता है इसमें संरचना में, अगर मैं बात करूं, इसकी संरचना के बारे में बात करूं, तो संरचना आप याद रखेंगे 1+6 एक जो रहेगा, ऐसा कभी भी मैं पढ़ाऊंगा, बहुत बच्चे इस पैटर्न को समझते हैं मेरे। एक को कहा जाता है अध्यक्ष, और जो 6 रहेंगे उसको क्या कहा जाएगा, सदस्य। अच्छा, इसी को कहा जाएगा एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होंगे। या इसी को पूरे का पूरा ऐसा भी लिख सकता हूं, टोटल 7 सदस्य। अध्यक्ष भी क्योंकि सदस्य होता है, हमेशा दिमाग में याद रखना है, अध्यक्ष भी सदस्य होता है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7। प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य थे, 6। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। और ये एक इतना इंपॉर्टेंट कमेटी है कि आपको इस पूरे कमेटी के मेंबर का नाम आपको याद रखना है। नो डाउट, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, पहला पर्सन जो प्रेसिडेंट है इनका, अगर उनके बारे में बात करूंगा तो क्या नाम रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये लो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, तो वह रहेगा A.N. कहलाएगा, A.N. गोपाल स्वामी कहा जाएगा, गोपाला स्वामी आयंगर। ये लो भाई। दूसरा, अगर हम तीसरे बार बात करेंगे तो एक और कह रहा, कौन रहेगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये लो भाई, अय्यर। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बात करूंगा तो एक याद रखेंगे, वह रहेंगे K.M. मुंशी। अगर एक और बात करूंगा तो आपको याद रखना है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगर 6वें नंबर में अगर मैं बात करूंगा, आपको याद रखना है B.L. मित्र। इंग्लिश वाले में होगा तो ठीक कर लेना। और उसके बाद इनके जगह में एक याद रखना है, और वह रहेगा N. माधव राव। और 7वें नंबर में अगर मैं बात करता हूं 7वें पर्सन के बारे में, D.P. खेतान। इसमें याद रखेंगे D.P. खेतान। और याद रखेंगे T.T. कृष्णामाचारी। ये लो भाई, T.T. कृष्णामाचारी। ये टोटल 7 पर्सन का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। पीछे वाले स्टूडेंट को फिर से एक बार बोलता हूं, अगर नहीं लिख पाए होंगे। सबसे मेन अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 सदस्य कुछ इस प्रकार थे, A.N. गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र। उसके जगह में, अच्छा यहाँ पर आप देखोगे मैं बार बार 7 बोल रहा हूं, लेकिन मैं नाम 9 का लिख डाला हूं। सही बोल रहा हूं? ये कैसे आ रहे हैं ये बात भी समझेंगे। जैसे B.L. मित्र, ये पहले 7 लोग हैं। B.L. मित्र की मृत्यु हो जाती है काम करते हुए, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जगह प्रारूप समिति में एक नया मेंबर लाया जाता है, N. माधव राव। हाँ, D.P. खेतान अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। हो सकता है भाई किसी मामले से नाराज चल रहे होंगे, हो सकता है प्रारूप समिति उनके बातों को ना मान रहा होगा, उनको लगा होगा मेरे विचारों का जगह नहीं है। जो भी रहा होगा, उन्होंने अपने कार्य के दौरान संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के कारण उनके जगह में कौन आए, T.T. कृष्णामाचारी। वो उन्होंने पद संभाला, और इस प्रकार ये पूरे संविधान निर्माता। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर। पूरे संविधान, हमारा संविधान कहा जाता है पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है कहा जाता है। और इतना बेहतरीन इसलिए बन पाया है क्योंकि उनके पीछे कहानी किनका था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपको मैं बता दूं, कल के क्लास में जब आप पढ़े थे, जब पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बंगाल क्षेत्र से चुनकर आए थे। और जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीत कर आए थे ना, वह क्षेत्र कहाँ आ गया था, पाकिस्तान। एक्चुअल में उनको जाकर बैठना था पाकिस्तान में, उनको लिखना था पाकिस्तान का संविधान। उन्होंने कहा भैया वो नहीं है मेरे लिए जगह, मैं वहां का संविधान नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ अगर बनेगा तो यहाँ का, लेकिन आप तो यहाँ आकर बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जिस क्षेत्र से चुनाव जीते वो कहीं और आ गया, तो आपके पास यहाँ का मेंबरशिप नहीं है। लेकिन उससे भी गजब बात, इस पूरे संविधान सभा में एक महान व्यक्ति नहीं है जिनका नाम है महात्मा गांधी। आजादी की पूरी लड़ाई लड़े,
लेकिन संविधान लिखने का वक्त आया, गांधी जी ने कह दिया कि भाई अब ये मेरा जहां तक काम था, साथ देना था, मैंने दिया। वैसे भी वो जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई से बहुत ज्यादा आहत हो चुके थे, उनको भी लगा इतने दिनों से हम लड़ते आ रहे हैं, साथ में एक साथ लड़े हैं और आखिरी में हम ही एक दूसरे से लड़ गए, बहुत आहत हुए। जब संविधान सभा का बैठक हो रहा था, जब फिर से भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद जब संविधान लिखना प्रारंभ हो रहा था, तो नेहरू जी उनसे मिलने उनके आश्रम जाते हैं और कहते हैं, गांधी जी हम चाहते हैं आप इस समय भी हमारा साथ दें। तो गांधी जी ने मना कर दिया, मैं अब अपना बचा समय आश्रम में व्यतीत करना चाह रहा हूं, मैं इस राजनीतिक उलझन में नहीं रहना चाह रहा हूं, आप लोग संविधान लिखिए आप लोग। तो नेहरू जी अनुरोध तो किए थे, लेकिन गांधी जी मना कर दिए। नेहरू जी वापस जाने लगे। जब वापस जाने लगे तो गांधी जी उनको दोबारा बुलाए और उनको एक बात कहे, अगर आप चाहते हो, आप भारत देश का अगर संविधान लिखना चाह रहे हो, तो आप मेरी एक बात मान लो, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जगह दो बोले। और उससे गजब बात, अगर नेहरू जी के कोई दुश्मन थे उस समय तो वो थे भीमराव अंबेडकर। दोनों का बिल्कुल नहीं पड़ता था। और पूरा आप इन लोगों को अध्ययन करो, आपको आखिरी तक समझ में आएगा, दोनों के बीच में आखिरी तक मतभेद चलते रहे, संविधान बनने के बाद भी मतभेद चलते रहे। बाद में इवन भीमराव अंबेडकर अलग पार्टी से चले जाते हैं। लेकिन ये लाइन कहा था गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी को पता था कि असली कानून के जो ज्ञाता है ना, वकालत तो बहुत लोग किए हैं, लेकिन इनके जैसा वकालत कोई नहीं सीख पाया था। सबसे गजब बात, इनको हर देश का संविधान रटा रुटाया याद। अमेरिका में क्या लिखा हुआ है, अमेरिका में जो मौलिक अधिकार दिए गए उसमें से कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं। फ्रांस का संविधान कैसा है, ब्रिटेन में अच्छी बात क्या है, बुरी, इनको पूरा रटा रुटाया था। ये बाकी कमेटी वाले क्या करेंगे पता है, अभी संविधान बनाना जब शुरू होगा ना, दूसरे देशों के संविधान को अध्ययन करेंगे और उनमें जो जो अच्छा बात है उसको एडॉप्ट करेंगे, जो जो बुरा बात है उसको छोड़ देंगे। अच्छा, संविधान बनना अलग है, उन लोग पहले अपना संविधान बना चुके हैं। अमेरिका इन 1787 अपना संविधान बनाकर बैठा हुआ है, उनका संविधान बन भी गया, लागू भी हो गया। तो लागू होने के बाद पता चलता है ना, जो लिखा हुआ लाइन में से कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा है, लोगों के ऊपर क्या परिणाम, वो भी हम जान चुके हैं। बस दूसरे देशों के संविधान पे लोग सब पढ़ने जाने वाले हैं और इनको कहीं नहीं जाने का जरूरत, क्योंकि इनको सब याद है। तो ये लाइन गांधी जी ने कहा था, अंबेडकर जी को साथ लो, जबरदस्त संविधान लिखोगे आप लोग, एक ऐसा संविधान लिखोगे जिसको आपको आगे जाकर कोई समस्या नहीं होगा। ये गांधी जी का लाइन, उनकी इच्छा थी। बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बात किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए मुंबई का एक सीट खाली करवाया गया, वहां भीमराव अंबेडकर जी वहां से चुनाव लड़े, बंबई प्रांत के मेंबर बने और वहां से उनको यहां भेजा गया। मतलब उपचुनाव के पश्चात आए हैं वो, आजादी के बाद उनको लाया ही गया था। और रियल में वो जो लाइन बोलते थे, वो जो खड़े होकर जो स्टेटमेंट देते थे, आप संविधान का जो पूरे का पूरा सीरीज बना हुआ है ना, वो आप देखो, आपको लगेगा कोई इंसान इतना महान क्यों हो सकता है। अच्छा गजब बात, आप तो सिर्फ इसको राजनीति से जानते हो, ये राजनीति से बढ़कर अर्थशास्त्री थे। आज भी इन्होंने जो पुस्तक लिखा था, जो हमारे अर्थव्यवस्था को लेकर, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, उस दिन उसको लेकर एक आर्टिकल आया था, उस पुस्तक को लेकर बहुत जबरदस्त अर्थव्यवस्था को बदल दिया था भारत। उससे बड़े समाजशास्त्री, मतलब हर क्षेत्र में इनके पास डिग्री था, इतने बड़े महान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। खैर, तो मेरे कहने का मतलब है, तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वो मेंबर थे जो उपचुनाव के पश्चात यहाँ के सदस्य बने थे। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो जिस क्षेत्र से चुनाव जीते थे वह पाकिस्तान का अंग बन गया था। अच्छा चलो भाई, बाकी सदस्यों के नाम आपको याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब संविधान बनना शुरू होता है, ये सब बनने के बाद हर समिति अपना अपना काम कर रहा है। काम कैसे कर रहे हैं दोस्त, सबसे बड़ा सोर्स है हमारा 1935 का अधिनियम को पढ़ो, उसमें बहुत सारा बात कर दिया गया है और नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे देश के संविधान को बनो, पढ़ो और सब अपना अपना काम करके लाओ। सब इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिम्मेदारी, उनके कमेटी का, केंद्र को क्या क्या शक्ति होना चाहिए, उनके पास क्या क्या पावर होना चाहिए। केंद्र सरकार के पास एक तो बहुत ज्यादा पावर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पास पावर भी होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या होना चाहिए, आप बना के दो, आप बना के दो, और सब बना कर दिए। और लगभग एक रफ आइडिया पैदा करने में 6 महीना लग गए। अच्छा, अभी कोई बैठक नहीं चल रहा है और गया संविधान सभा में कोई नहीं बैठक, कभी मत समझना इन लोग 3 साल तक लगातार यहाँ बैठते रहेंगे। क्या करेंगे बैठकर, सबको अपना अपना प्रारूप बनाना है।
जैसा होता है ना, आप लोग कॉलेज में पढ़ते रहे होंगे, प्रोजेक्ट का काम दिया जाता था, सब अपना अपना एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट मिला है, उन सबको मिलाकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। 6 महीना तक सब अपने अपने तरीके से आप लोग बैठक कर करके कानून बनाए, और एक डेट आता है, एक डेट आता है 21 फरवरी, याद रखेंगे, एक डेट आता है 21 फरवरी 1948, 1948, 21 फरवरी 1948। 6 महीना हो गया, क्या समय बीते, 6 महीना हो गया। और पहली बार अगर 1948 के बारे में बात कर रहा हूं, संविधान सभा में, संविधान सभा में पहली बार संविधान प्रस्तुत किया गया था, संविधान को प्रस्तुत किया गया था। ये लो भाई, प्रस्तुत किया गया था, सबको एक एक कॉपी दिया गया था। 299 मेंबर है ना, सबको एक एक कॉपी दे दिए, सब उस प्रारूप को पढ़े, उसको पढ़ने के बाद बहुत आलोचना हुआ, ये क्या बना के लाए हो, कुछ वो को कहीं पे भी डाल दियो, मूल अधिकार कहाँ पे है पता नहीं है, कोई सिस्टमेटिक नहीं है, नागरिकता का प्रावधान पीछे है, जब तक आप लोगों को नागरिकता नहीं दोगे राष्ट्रपति कैसे बनाओगे, प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे, नागरिकता पहले लाओ। बहुत आलोचना हुआ, और बहुत आलोचना होने के बाद जब पूरे का पूरा आलोचना हुआ, उसको आलोचना करने के कारण उसको वापस कर दिया गया, प्रारूप समिति को बोल दिए फिर से आपको काम करने की जरूरत है, ऐसे संविधान में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये एक रफ आइडिया था, इसमें कोई भी चर्चा नहीं हुआ। अच्छा, जब इसके बाद अगर मैं बात करूं 28 अक्टूबर 1948, अगला अगर मैं बात करूंगा 28 अक्टूबर 1948, फिर 6 महीना लग गया, संविधान पुनः प्रस्तुत किया गया। अगर मैं बात किया, याद रखेंगे, संविधान पुनः प्रस्तुत किया गया, ये लो भाई, संविधान पुनः प्रस्तुत किया गया, संविधान पुनः प्रस्तुत किया गया, संविधान को लाकर रखा गया, पुनः प्रस्तुत किया गया। अच्छा, पुनः प्रस्तुत का मतलब क्या होता है, 6 महीने बाद फिर संविधान सभा के लोग आए, सबको एक एक कॉपी दिया गया, सब पढ़े और बोले हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें हम लोग एक बार चर्चा कर सकते हैं। बोले अगर बोले इसमें हम लोग एक काम करते हैं, अब चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चर्चा कैसे हो गया, ध्यान से समझना भी। संविधान पुनः प्रस्तुत किया गया, चर्चा करने के लिए स्वीकार्य किया गया, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकता हो, चर्चा करने के लिए स्वीकार्य किया गया। अच्छा, अब बोला अब संविधान हम बनाना स्टार्ट करते हैं, एक रफ आइडिया मिल चुका है। अच्छा, अगर चर्चा करने के लिए स्वीकार्य किया गया तो कैसे चर्चा हुआ, इस बात को समझें। संविधान बना कैसे होगा, इसको थोड़ा सा समझें आप। अब आता है डिस्कशन, इसको कहा जाता है वाचन। आप याद रखेंगे, इसके लिए 3 वाचन हुए, 3 वाचन। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रथम वाचन के बारे में बात करता हूं, और प्रथम वाचन का जो समय आता है आप याद रखेंगे 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 पहला वाचन हुआ। समझने में आप ज्यादा ध्यान देना, और क्योंकि आज भी जो कानून बनता है ना, वह यही 3 वाचन के आधार पर बनता है। आज भी जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, एक विधेयक हमारे संसद में प्रस्तुत है, उसका नाम है लड़कियों के जो न्यूनतम शादी का उम्र 18 से 21 किया जाना है, तो वो भी बनेगा तो यही 3 वाचन के नियम से बनेगा। समझते जाना पहला वाचन कैसे होता है। अब संविधान का एक रफ कॉपी आ चुका है, बना नहीं अभी संविधान, ये सिर्फ ऐसे फॉर्मेट बना हुआ है, और सबको दे दिए एक एक कॉपी, 299 मेंबर को एक एक कॉपी दे दिए। अब होना क्या है, एक जन खड़े हुए, पढ़ना शुरू किए, आर्टिकल नंबर 1, नियम नंबर 1, जिसको अनुच्छेद नंबर 1 पढ़ना शुरू किए। अच्छा, आपने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, आप जहां तक हिम्मत थे पढ़ते चले गए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 पढ़ते चले गए। जो भी लिखा हुआ, मान लो उस समय लिखा हुआ भारत, सिर्फ क्या लिखा हुआ था, भारत। आपको भारत के नाम पर आपत्ति, अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी सिर्फ मुंह बंद करके रहना है, पहला वाचन को सिर्फ सुनना है। और क्या करना है, आपका काम क्या है, वो जो खड़ा होकर पढ़ रहा है वो हद सेम आपके में है कि नहीं, ये मैच करना है। आप मैच करते जाओ, कहीं वो पूछ को पढ़ रहे हैं और आपके कॉपी में कुछ और है, ऐसा तो नहीं है ना। आप भी पढ़ते रहो, आप मैच करते रहो, हाँ वैसी लाइन लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड मैच करना है। जब वो थक गए, वो बैठ गए, आप पढ़ो, बस कुछ नहीं किया है। पहले वाचन में सिर्फ पढ़ा गया है, संविधान को सिर्फ पढ़ा गया है। ये लो भाई, संविधान को सिर्फ पढ़ा गया है, पढ़ा गया।
कोई कोई चर्चा नहीं हुआ है, कोई चर्चा नहीं हुआ है। ये लो भाई, कोई चर्चा नहीं हुआ है, कोई संशोधन नहीं हुआ है, कोई संशोधन नहीं होना है। और ऐसे ही होता है, आज भी ऐसे ही होता है। जब विधेयक संसद में प्रस्तुत होता है ना, तो पहली बार में उस कानून में क्या प्रोविजन है उसको सिर्फ पढ़ा जाता है। अब आता है दूसरा राउंड का चर्चा चलेगा। आप ठीक, अब आप क्या होगा इस बात को समझे। द्वितीय वाचन स्टार्ट होने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन है। और द्वितीय वाचन के बारे में बात करो, वह एक हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाएगा। 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होगा और याद रखेंगे 17 अक्टूबर 1949, 1949, एक साल चलेगा। अच्छा, दूसरा वाचन कैसा है इस बात को समझेंगे। दूसरा वाचन में क्या होता है आप समझते जाओ। अब आप लोग को 9 नवंबर को पढ़ाई खत्म हो गया, एक बार पढ़ लिया सब, एक राउंड हो गया, संविधान खत्म। अब आप लोग घर में जाओ और आपको लग रहा है जिस भी मुद्दे में आपको लग रहा है नियम बदलने चाहिए, आपत्ति है, आप आपत्ति की तैयारी करके आइए। आप सबको मौका दिया गया एक हफ्ते का। आप लोग घर गए अपने अपने और बोल दिया गया सब आकर कब मिलना, 15 नवंबर। हम एक एक अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे। अब बनता कैसे है कानून समझते जाओ, आज संसद में भी कैसे बनता है समझ जाओगे आप। अब एक जन खड़ा हुए, खड़ा होकर बोले, पहला नंबर पढ़ा, बोला भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन पढ़ा गया। इंग्लिश में बना रहा है संविधान, ये भी बता दूं, हिंदी में नहीं बना है संविधान, संविधान इंग्लिश में ही बना है, बाद में हमने ट्रांसलेट किया है। अच्छा, पहली बार बन रहा है, खड़े होकर पढ़े। आप ये लाइन लिखा हुआ है भारत, आप उधर से कोई खड़ा हुआ केरल वाला बैठे ना, 299 है ना, सब क्षेत्र से है ना, खड़ा हुआ, का भारत, हम लोग तो नहीं जानते भारत को, कौन है भारत, इंडिया रखो नाम। उधर जम्मू कश्मीर का आदमी आया खड़ा, नहीं हिंदुस्तान। उनको क्योंकि स्थान से थोड़ा ज्यादा रिश्ता रहता है, क्योंकि उनसे संबंध संस्कृति जुड़ी हुई उनकी, तो ऐसा रखेंगे। सब विचार रख रहे हैं, सब अपने अपने बोल रहे हैं। आप हिंदू वाले लोग भारत जानते हो, हम लोग तो नहीं जानते ना भारत, हम लोग तो अलग भाषाई वाले। तो खड़ा हुए, पहला लाइन पढ़े, विवाद शुरू। अच्छा, आप सब अपना अपना विचार रख लो। आप खड़े होकर आपको लग रहा है भारत क्यों रहना चाहिए, आप भारत के पक्ष में तर्क दो। आपको बोलने का वक्त है। आप लोग को लग रहा है इंडिया रखना जाना चाहिए, तो इंडिया के पक्ष में तर्क दो। जिसको हिंदुस्तान लग रहा है वो हिंदुस्तान के पक्ष में, सबको बोलने का मौका मिलेगा। हो सकता है उसके बोलने के कारण आपको भी फर्क पड़े। अब सब बोल डाले पहले लाइन। अब बोला जाएगा, बताओ कितने लोग चाहते हैं इसका नाम भारत रहे। आधे से ज्यादा लोग हाथ खड़ा कर दिए। हाँ, तो अब क्या रहेगा इसका नाम, भारत। अच्छा बोलो, कितने लोग चाहते हो हिंदुस्तान रहे। आधे से कम लोग रहे हिंदुस्तान वाले, मतलब देश का नाम हिंदुस्तान नहीं रहे। अब बोले इंडिया कितने लोग रहेंगे, उसमें भी आधे से ज्यादा लोग हाथ खड़ा कर दिए। इसका मतलब बात समझ में आ गया। बोले कितने लोग चाहते हैं देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रहे, तो आधे से आज ज्यादा लोग हाथ खड़े कर दिए। बोले अब इस देश के दो नाम होंगे, भारत अर्थात, लाइन बदलो जी तुरंत। अब क्या पढ़ा जाएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये होता है। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग, बस वही चाहिए, आधे से ज्यादा। और यही आधे के चक्कर में पाकिस्तान बंटवारा हुआ है। अब समझ में आया। और वही बोलता, वो बोलता नहीं, इस देश का नाम में हिंदुस्तान होना चाहिए, भारत अर्थात हिंदुस्तान। तो उन लोग कम पड़ जाते, उनकी बातों को हमेशा उनकी मेजोरिटी कम हो जाती। इसीलिए उन लोग अलग देश का मांग रखे कि हम जो भी बोलेंगे, पता चला तुम लिख दोगे पहला ही लाइन, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। बोलो जी कितने लोग ना बोलते हैं, ना के पक्ष में पता चला 30 लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस डर से अलग हुआ है देश। जो दो देश बने हैं इसी डर से हुआ है। संविधान सभा में उनको आधा चाहिए। उन लोग बोले हम आधा रहेंगे, हम लोग बोले पॉपुलेशन के आधार पर आओ, उन लोग बोले नहीं पॉपुलेशन के आधार पर नहीं, हम वर्ग के आधार पर आएंगे। तो ऐसा करके चर्चा था, एक एक अनुच्छेद को पढ़ा गया। आप लोग भी अपडेट करोगे, अपने अपने कॉपी में आप भी चेंज करो। पहला लाइन लिखा हुआ था भारत, अब नीचे काट के क्या लिखोगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ। पहला आर्टिकल फाइनल। अब पढ़ो दूसरा आर्टिकल। अब बताओ दूसरे आर्टिकल में किसको किसको समस्या है। दूसरा आर्टिकल पढ़ा गया, भारत के राज्य क्षेत्र को मिलाने की प्रक्रिया। अच्छा चलो एक बताता हूं, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति चुना जाना है। तो कई लोग बोले भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता को भाग लेना है। कई लोग बोले नहीं, अगर प्रधानमंत्री भी जनता चुन रहा है तो राष्ट्रपति भी जनता ना चुने, नहीं तो प्रधानमंत्री और
राष्ट्रपति की शक्तियों में विवाद आ जाएगा, दोनों एक ही शक्ति के हो जाएंगे। तो अंतिम में निर्णय लिया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम आम जनता भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से होता है, एमएलए और एमपी पार्टिसिपेट करते हैं उस। तो एक एक बातों में सहमति होगा। सोचो एक लाइन, कभी कभी तो एक ये जो भारत अर्थात इंडिया है ना, 4 दिन लगा था बहस। क्या लगता है इतना जल्दी? आपका बोलने को मन कर रहा है? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ भारत क्यों रहेगा। ये भारत का संतान है, रामायण यहाँ घटा है, उनसे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। पूरा आप अपना लेक्चर दोगे, वो खड़े होकर अपना लेक्चर दिए, तब 4 दिन में अंतिम रूप से चलो जी हाथ खड़ा करो। ऐसा होता है, एक एक लाइन पढ़ने में समय लगा है। सबके बातों को सुने, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, कश्मीर का हो, असम का हो, सबकी बातों को, एक एक अनुच्छेदों को पढ़ा गया है। हर एक अनुच्छेद में सबकी सहमति मांगी गई है और बहुमत के आधार पर अंतिम निर्णय लिया गया है। और ऐसा जो मैंने एक अनुच्छेद बताया है, एक एक अनुच्छेदों को पढ़ते पढ़ते ऐसे टोटल 395 आर्टिकल तक जाया गया है। इसीलिए 1 साल का वक्त लगा। कभी कभी तो सदन में लड़ाई भी हो जाता था, लोग छोड़कर भाग जाते थे, हमारी बातों को नहीं मानते, कई लोग इस्तीफा भी दे देते थे। हमारा तो महत्व ही नहीं, हम जब भी बोलते हैं हमारे बातों को आप मानते नहीं हो। अरे जो भी हो, आप अच्छा भी बोलते होंगे, लेकिन मेजोरिटी आपके साथ नहीं है तो आपके अच्छा बोलने की भी कोई औचित्य नहीं है। तो एक एक अनुच्छेद हो। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण, आज भी कानून ऐसी बनता है, आपको बता दूं, आज भी ऐसी बनेगा। लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष किया जाना है, ठीक है, अच्छी बात, ये किया जाएगा प्रावधान। तो कई लोग खड़े होके क्या बोलेंगे, अरे 21 एकदम से मत करो भाई, पहले 19 करो, 5 साल बाद 20 करो, अगले 5 साल बाद 21, एकदम से करोगे बहुत लोग। अच्छा, कोई बोला है जो शादी करेगा, जो ऐसा शादी करेगा, उसमें उस शादी करने वाले लड़के को, लड़की के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, सबको दंड दिया जाएगा। तो एक खड़ा होकर उस शादी में आएंगे उनको भी दंड दो, बोलेगा कि नहीं? कोई खड़ा होगा, उस शादी में तुम गए क्यों भाई? तुम तो उसके रिश्तेदार हो ना, तब शादी में गए हो ना। उस शादी में उस बाजा बजाने वाले को भी दंड दो, उस घोड़ी ले जाने वाले को भी दंड दो, सबको दंड दो। वो भी आधार कार्ड देखे पहले, ये बात भी सत्य है। अच्छा, आपको पता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में यही कानून है, अगर किसी शादी में दहेज लेन देन हो रहा है तो दहेज देने वाला, दहेज लेने वाला और उस शादी में जाने वाला सब अपराधी है। तो आपको जब शादी में जा रहे हो तो नियम तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें दहेज का लेन देन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ खाने नहीं पहुंच जाना है। तो ऐसे मतलब एक एक मुद्दों पर चर्चा होता है। इसको कहा जाता है कौन सा? द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन पर हम बात करेंगे एक एक अनुच्छेद पर। काहे चर्चा हो रहा है तुमको नहीं बनाना, बताना है संविधान, समझ में आ रहा है? मुंह बंद करके बैठो। एक एक अनुच्छेद पर, एक एक अनुच्छेद पर चर्चा, विस्तार से चर्चा किया गया, विस्तार से। अभी भी नहीं चुप हो गए क्या? एक एक अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा हुआ। फेंक दूंगा यहीं से, बता रहा हूं, उतरने का भी मौका नहीं दूंगा। बंद मतलब बंद। एक एक अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा हुआ, सभी की सहमति ली गई, सभी की सहमति ली गई, सभी की सहमति ली गई। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया, बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया। सबका मेजोरिटी माना गया। और मेजोरिटी का मतलब होता है उस समय जितने लोग हैं। मेजोरिटी का मतलब समझ लेना, 299 में आधा नहीं देखा जाता। मेजोरिटी मतलब उस दिन जब चर्चा चला, मान लो जाए 200 लोग थे, कितने लोग थे? हो सकता है 99 लोग नहीं आए रहे होंगे, तो 200, तो उस समय जो है उसमें आधे से एक ज्यादा, बस इतना चाहिए। तो बहुमत के आधार पर क्या लिया गया? निर्णय लिया। सबसे महत्वपूर्ण वाचन था, तीनों वाचन में से सबसे महत्वपूर्ण वाचन, इसको कहा गया द्वितीय वाचन। अब हम बात करते, पूरा आखिरी आर्टिकल तक पढ़ डाले 395 तक। अब क्या हुआ, जितने सभी लोगों के पास एक एक कॉपी है, हर कॉपी क्या हो गया, हर कॉपी में चेंजेस आ गया है। अब फिर से एक नया प्रिंट आउट लेकर आना पड़ेगा। अब आता है तृतीय वाचन, अब आता है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन के लिए फिर से समय लिया गया। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन लगभग 1 महीने बाद, और वह चलेगा दोस्त 14 नवंबर 1949 से लेकर, आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। द्वितीय वाला हुआ था 17 अक्टूबर को,
कब हुआ था? 17 अक्टूबर को। अगला वाला कब हो रहा है? 14 नवंबर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था क्या पीछे से? हाँ बोल। तो मैं क्या बोला हूं? दिसंबर। अबे बोलते हो तो जोर से बोलो ना, फुसफुसा रहे हो। हाँ, कौन बोल रहा था? कोई नहीं बोल रहा था। साले पागल डिक्लेयर कर दूंगा तुम लोगों। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, तो यहां तक तृतीय वाचन चला। अब तृतीय वाचन में क्या हुआ, इस बात को समझेंगे। संशोधन हो चुका है, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, जैसे पहले ही मैंने बताया, भारत अर्थात इंडिया। अच्छा, उसके बाद जब तृतीय वाचन आ रहा है तो फिर से आए, सदन फिर से रीअसेंबल हुआ, सबको फिर एक एक कॉपी बांटा गया और फिर से एक बार पढ़ा गया। फिर से पढ़ा जाएगा, देख लो भाई, सब मैच कर लो, आखिरी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो वो पढ़ रही हैं वो अलग और आपके पास जो है वो अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर से एक बार पढ़े, ठीक, अच्छी बात, एक बार पढ़ दिया। अच्छा, एक बार पढ़ने के बाद पुस्तक बंद, अभी कोई संशोधन नहीं होगा, फिर नहीं शुरू हो जाना है। नहीं नहीं, हिंदुस्तान रखो, अब नहीं चलेगा कोई चर्चा। जो होना है हो चुका है द्वितीय वाचन, जितना संशोधन होना है हो चुका है। तृतीय वाचन में याद रखना कोई संशोधन नहीं होता है, वो बनकर तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया। अब सबको मौका दिया जाएगा, बोलो जी संविधान के बारे में किसको किसको क्या क्या बोलना है। किसी को लग रहा है बहुत बेकार समान संविधान बन रहा है तो बोलो क्यों क्यों बेकार है, सबको मौका दिया जाता है, ये संविधान है। किसी को लग रहा है कितना अच्छा बना है तो बोलो आपको मौका दिया जाएगा। तो पहले फिर राउंड, जैसे पहले वाचन में एक बार पढ़ा गया था, वैसे फिर से एक बार पूरे संविधान के प्रावधानों को पढ़ा गया। पढ़ने के बाद इसमें अंतिम रूप से चर्चा हुई, चर्चा सिर्फ हुई है, संशोधन नहीं हुआ है। चर्चा करना अलग है। संविधान ये अच्छा है, आप लोगों को लग रहा है संविधान नहीं बनना चाहिए, गलत संविधान है, तो लोगों को आप प्रेरित करो, इसके लिए आप सहमति मत देना। और आखिरी में जब सबका भाषणबाजी समाप्त, आखिरी में बोला जाता है चलो बोलो अब अंतिम रूप से ये जो संविधान बन रहा है इसको हम अंतिम रूप से पारित करें या नहीं। पूरा बनने के बाद और आधे से ज्यादा मेंबर अगर कह दे हाँ यह बन जाना चाहिए, देश में लागू हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा। और वह डेट था आपका 26 नवंबर। अंतिम रूप से सब लोगों ने कह दिया ये जो संविधान है यह देश में लागू किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही संविधान है। आधे से ज्यादा लोगों ने इसमें सहमति बना दी और निर्णय ले लिया गया। वो तारीख कौन था, आखिरी दिन कौन सा था? 26। याद रखना ये वो। अच्छा, अगर मैं तृतीय वाचन के बारे में बात कर रहा हूं तो तृतीय वाचन में क्या हुआ? अंतिम रूप से चर्चा हुआ है, अंतिम रूप से चर्चा। लेकिन याद रखना कोई संशोधन नहीं हुआ है, कोई संशोधन नहीं हुआ है। संशोधन सिर्फ और सिर्फ द्वितीय वाचन में होता है। आज भी द्वितीय वाचन में ही संशोधन होता है, तृतीय वाचन में कोई संशोधन नहीं होता है, कोई संशोधन नहीं हुआ है, अंतिम रूप से चर्चा हुआ है। और 26 नवंबर याद रखेंगे, ये जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को इसे अपना लिया गया, अपना लिया गया। ये लो भाई 26 नवंबर को इसको अपना लिया गया। बोला ये लो भाई हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, हमारे देश को संविधान बनकर तैयार हो रहा है। अच्छा, 26 नवंबर को जब इसको अपना लिया गया तो प्रश्न बनता है अपना तो लिया गया, लेकिन इस बात, अच्छा अपनाने का मतलब क्या हो रहा है? अपनाने का मतलब यह होता है इस दिन संविधान सभा में बैठे सभी लोगों ने जाकर संविधान की पुस्तक में हस्ताक्षर कर दिया। संविधान की पुस्तक में हस्ताक्षर, इसी समय हस्ताक्षर इसी दिन हुआ है, याद रखेंगे। हस्ताक्षर हुए और याद रखेंगे हस्ताक्षर करने के लिए 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है, 284 मेंबर ने साइन किया है। अच्छा, साइन कितने को किया जाना चाहिए था? 299। साइन कितने की ने किया? 284। 15 अब्सेंट है। अब्सेंट होने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है बीच में ही, और ऐसे भी यहाँ पे बुढ़ो लोग ही पहुंचते हैं। अच्छा चलो उदाहरण देता हूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सुने थे? संविधान सभा गठित होने के दूसरे दिन ही खत्म हो गया, दूसरे दिन 9-10 दिसंबर, हो सकता है खुशी में, दिसंबर का महीना है, ठंड है, ठंड में एक तो ऐसी और ज्यादा विपरीत परिस्थिति रहता है, जो भी रहा होगा। लेकिन अंतिम रूप से कितने लोगों ने साइन किया है? 284। हाँ, लेकिन इस 284 में जो साइन हुआ है उसमें हमारे भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं जो संविधान सभा के मेंबर बने थे,
पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गोप, ऐसे लोग थे जिनका यहाँ पे साइन है। अच्छा, साइन जब किया गया तो उसमें महिला, अगर मैं बात करूं, 8 महिला सदस्य। अपने आप में सुनने में बहुत गजब लगता है कि 285 मेंबर में से उस समय महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो देख सकते हो आप। राजनीतिक रूप से महिलाएं कितनी पिछड़ी हुई थी। अगर आपको कभी ऐसे राइटिंग आया महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में क्या सुधार किए गए रहे हैं, किए जा रहे हैं, अगर ये बताने का वक्त मिला तो आप बिल्कुल आप यहां से शुरुआत कर सकते हो इतिहास ये कि जिस प्रकार हम देख सकते हैं संविधान सभा में जहां पे 299 मेंबर थे, जिसमें 284 ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया, उसमें महिलाओं की संख्या मात्र और मात्र 8 थी। इस प्रकार उस समय राजनीतिक रूप से महिलाओं में प्रतिनिधित्व की कितनी कमी थी, उस आधार पर आप आज को आप तुलना करके बता सकते हो। क्योंकि आरक्षण चल ही रहा है, राजनीतिक रूप से महिलाओं को आरक्षण 33% का मुद्दा चल रहा है, तो यहां से हम तुलना करके चर्चा करते हैं। तो 8 महिला सदस्य, मात्र, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मात्र 8 महिला सदस्य थे, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। मात्र 8 महिला सदस्य वहां पे मेंबर थी जिनको अपने विचार रखने का मौका मिला था। अच्छा, आपके माइंड में आएगा सर आपने तो 15 याद करवाए थे, एक तो कुछ पाकिस्तान निकल लिए, उनमें से ही कुछ कहां निकल चले गए पाकिस्तान, और कुछ हुए रहे होंगे जो आ नहीं पाए होंगे उस दिन साइन करने वाले दिन, या बीच में ही उन लोग आए नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप चीजों को याद रखेंगे। 284 सदस्यों ने बढ़िया साइन कर दिया, एक खुशी था, और बोला गया भाई आज हम संविधान को आज लागू नहीं करते हैं। बोला गया हम संविधान को आज लागू नहीं करते हैं, निर्णय लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि इसको हम लागू करेंगे कब, 26 जनवरी 1950, 2 महीने बाद लागू करेंगे। अच्छा, प्रश्न बनता है सर और 2 महीने का लेट लतीफी क्यों लगा रहे होंगे इन लोग। 2 महीने का लेट लतीफी लगाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, पहला एक चीज, कौन सा अंग्रेज अभी देश में है जिसको बहुत जल्द भगाना है। देश तो पहले ही छोड़ के भाग चुके हैं, अभी भी पूरा भारत देश को हमारे ही लोग चला रहे हैं। वैसे उसको याद करके आने बोला था हमें 14 मंत्रियों के नाम, तो याद करके आए थे, मन तो कर रहे पूरा क्लास खड़ा करवा दूं, क्योंकि किसी ने इस बात को याद नहीं दिलाया है। याद दिलाना चाहिए ना आपको भाई। हाँ, मैं तो कई ठो बैच को पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ा याद रहता मैं क्या क्या होमवर्क दिया हूँ, लेकिन ठीक है तुमको याद नहीं करना है मत करो, मैं तो मस्त सिलेबस दौड़ा रहा हूँ। अभी देखो तो कैसे संविधान इस समय 1.5 महीने में खत्म करता हूँ। मेरे जीवन में पहली बार मैं संविधान 1.5 महीने में खत्म करने वाला हूँ, तुम लोगों की हरकत की वजह से। बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा बंद। औपचारिक रिश्ता रखते हो ना, औपचारिक ही रखूंगा मैं भी, ऑफिशियल एकदम, सिर्फ उतना ही रखूंगा। क्या याद करते हो नहीं करते हो तुम लोग जानो। आज भी फिर दोबारा हरकत की, कोई याद नहीं दिलाया, कैसे जाए मैडम, याद दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए। अब फिर से मैं तुम लोगों में मैं अध्यक्ष डिसाइड करूं क्या एग्जाम जो मेरे को बताएगा। हाँ, आप लोग की जिम्मेदारी, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मेरे क्या है। चलो देखो कैसे खत्म होता है संविधान इस साल, बहुत जबरदस्त। इतिहास कितने दिन में खत्म करवाना है बताओ, उसको भी खत्म करवा देता हूं। चलो इधर ध्यान दो। अच्छा, निर्णय लिया गया कि संविधान कब लागू किया जाएगा, 26 जनवरी 1950। पहली बात तो हमको संविधान को लागू करने का बहुत जल्दबाजी नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूं तो एक और मुद्दा था, वो ये था कि हम फ्रॉम 1930 से, आप इतिहास में पढ़ोगे, जब हम आजादी मांग रहे थे और हमको आजाद नहीं किया जा रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा कर दिया था कि हम 26 जनवरी 1930 से हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, लेकिन 1930 से हम लगातार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। जैसे आज हमारे 15 अगस्त एक स्पेशल डे होता है ना, वैसे ही उस समय 20 साल, इस दिन के 20 साल पहले से 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता था। तो संविधान सभा के लोगों ने बोला यार जब संविधान को लागू करना है तो क्यों ना हम उस शुभ दिन का इंतजार करें, 2 महीना तो बचा है, 2 महीने बाद लागू कर देते हैं। अच्छा, जल्दबाजी क्या है, अंग्रेज तो ऑलरेडी जा चुके हैं, अभी लागू करोगे तो भी देश वैसे ही चलेगा, 2 महीने बाद लागू करोगे तो भी ऐसा देश चलेगा। तो हमने एक डेट डिसाइड कर लिया, कौन सा, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। अभी हमने संविधान को सिर्फ अंगीकृत किया है, हमने उसको इनेक्ट किया है, हमने उसको बनाकर तैयार किया है, हस्ताक्षर किया है, संविधान को अभी लागू नहीं किया है। और याद रखना, यह संविधान सभा का यह संविधान सभा का 11वां बैठक था, यह संविधान सभा का 11वां बैठक था। टोटल 12 बैठक होता है,
ये जो आखिरी जो 26 नवंबर वाला बैठक था ना, ये 11वां बैठक था। 11वां बैठक, ये 11वां बैठक कहा जाएगा। अच्छा चलो भाई, एक चीज और समझे। इस दिन 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। 15 आर्टिकल इस दिन लागू किए गए थे। वैसे पूरे संविधान में अगर हम बात करें 395 आर्टिकल है, पूरे लागू नहीं होते, लेकिन 15 आर्टिकल लागू होते हैं। अच्छा, मैं वो 15 आर्टिकल का नाम लेता हूं और बाद में बताऊंगा आपको धीरे धीरे कि 15 को क्यों जरूरत पड़ गया लागू करने का। जब डेट निकल गया है 26 जनवरी को लागू करेंगे, तो ऐसा क्या जो, अच्छा अभी भी मैं यही वाला सेक्शन ही पढ़ा रहा हूं ना, अभी 26 जनवरी में नहीं गया हूं, अभी कब आ रहा हूं मैं, 26 नवंबर। अच्छा, मैंने बोला इस 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद को लागू कर दिया गया, 15। बाद में धीरे धीरे बताऊंगा, या देखता हूं अगर समय पड़ेगा तो बता भी दूंगा। 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे? एक आर्टिकल था आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन, ये 60 था राष्ट्रपति का शपथ, ये था हमारा नागरिकता। अच्छा चलो, इतने से ही समझाता हूं इस दिन लागू क्यों जरूरत पड़ गया, सिर्फ समझना, और नहीं समझ में आएगा टेंशन मत लेना, बाद में समझ में आ जाएगा। इस दिन लागू इसलिए करने का जरूरत पड़ गया, भारत देश के संविधान का संरक्षक है राष्ट्रपति। मतलब संविधान को लागू करने से पहले आपको अपने देश का राष्ट्रपति मिलना बहुत जरूरी है, नंबर 1, तभी संविधान लागू हो सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति बनाने के लिए राष्ट्रपति का शपथ होना जरूरी है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने से पहले उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो पहले नागरिकता वाले प्रावधानों को लागू करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद 60 के तहत वो शपथ लेंगे। 60 के तहत क्या लेंगे? वो शपथ लेंगे। इसलिए इलेक्शन, और उसके बाद वो इलेक्शन, मतलब इलेक्शन कराना है, नागरिक बनाना है, शपथ दिलवाना है, तभी भारत का संविधान लागू होगा। फिर से एक बार बोलता हूं, देश का संविधान लागू होने के लिए राष्ट्रपति चाहिए। राष्ट्रपति लाने के लिए निर्वाचन कराना जरूरी है, तो निर्वाचन वाक्य प्रक्रिया वाले आर्टिकल को लागू करो। अच्छा, राष्ट्रपति का उम्मीदवारी वही कर सकता है जो भारत का नागरिक हो, तो नागरिक वाले को लागू करो। और राष्ट्रपति कोई तभी बन सकता है जब वो उसके प्रावधानों के तहत शपथ ले, तो उसके शपथ वाले को लागू करो। मतलब 15 आर्टिकल को लागू किए बगैर भारत का संविधान लागू नहीं किया जा सकता था। सीधी सी बात ये समझो। इसीलिए ऐसे कुछ कुछ प्रावधानों के तहत भारत देश के कुछ 15 आर्टिकल को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। 324 तक लिख लिया गया, जल्दी से लिखेंगे। 366, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 हुए क्या? 15 काउंट करो, 14 हुए, हो गया ना? हाँ बोल भाई। नहीं, 15 होंगे, काउंट करो ना, लिखवा तो दिया। 93 तक लिखे ना, और क्या हो तो गया। 15 आर्टिकल लागू किए गए थे, 15 हो गया। अच्छा चलो भाई, अगर 15 आर्टिकल लागू किए गए और क्या कहा गया ये बात भी समझ। लागू हो गया 15, संविधान बढ़िया बनकर तैयार हो गया, और कब लागू करेंगे बोला गया है, और निर्णय लिया गया हमारा अगला बैठक होगा, अगला बैठक बोला गया, अगला बैठक होगा 24 जनवरी 1950। हम लोग फिर से आकर कब बैठेंगे? हाँ बोल भाई बोल, क्या? हाँ काट दे अब, ठीक है, चलो इतना ही है कंफर्म। अच्छा चलो भाई, अब मैंने बोला और निर्णय क्या लिया गया, अगला बैठक कब होगा? 24 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी से 2 दिन पहले। और देखो भाई, अगला बैठक हो रहा है, डेट लिखता हूं आप, अगला बैठक कब हो रहा है? 14 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। अच्छा, ये वाले के बारे में अगर मैं बात करूं, ये वाला था 12वां बैठक। क्या था ये?
12वां बैठक, 12th सीटिंग था, 12वां सेशन था, आखिरी बैठक। 11वां बैठक खत्म हो गया था 26 नवंबर। अच्छा, 26 नवंबर से लेकर अभी तक उन लोग सब अपने अपने घर चले गए, काम हो गया। फिर से आकर किस दिन मिले इन लोग सभी के सभी संविधान सभा, और 24 जनवरी 1950 को 12वां बैठक होता है। और इन लोगों को सबसे पहला काम अपना राष्ट्रपति चुनना रहता है। और इन लोग क्या किए, राष्ट्रपति, यही संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इस संविधान सभा के अध्यक्ष को अपना भारत देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया। इलेक्शन नहीं हुआ है, सर्वसम्मति से चुन लिया। आधे से ज्यादा लोग बोल दिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज से हमारे भारत देश के राष्ट्रपति। उनके पास नागरिकता भी था, क्योंकि जो प्रोविजन 5, 6, 7, 8 में है उनके अनुसार उनको नागरिकता मिल रहा है। और आर्टिकल 60 के तहत वो शपथ ले दिए, उसी दिन राष्ट्रपति का शपथ ले दिए। अच्छा, ये संविधान सभा का आखिरी दिन है। ये क्या बन गया, ये अब अध्यक्ष क्या बन गया, हमारा राष्ट्रपति। अच्छा, प्रश्न बनता है, सर इस संविधान सभा का क्या? ये संविधान सभा बनाए क्यों गए? संविधान बनाने के लिए तो संविधान सभा बनाए थे ना। अच्छा, संविधान सभा गठित हो गया, संविधान सभा संविधान बनकर तैयार हो गया और बोला गया, और ये जो संविधान सभा है आज से एक संसद के रूप में काम करेगा, एक पार्लियामेंट के रूप में काम करेगा, एक संसद के रूप में काम करेगा। अच्छा, देश को चलाने के लिए संसद होना जरूरी। जैसे आपको मैं बताता हूं, बजट, नाम सुने आप लोग? बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अभी तो भारत देश का संविधान लागू हो रहा है। अभी तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव हुआ नहीं है, अभी तो संविधान लागू होगा। उसके बाद देश में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होगा, तब कहीं आपके लिए लोकसभा और राज्यसभा गठित होगा, तब आप देश के लिए बजट प्रस्तुत कर पाओगे, छोटे मोटे कानूनों पर निर्णय ले पाओगे। लेकिन अभी है नहीं, तो हमने निर्णय लिया। ये भी तो चुनाव से जीत कर आए हुए लोग हैं। अगर चुनाव जीत कर आए तो इसी को क्या मान लिया जाता है, और कब तक संसद रहेगा? जब तक यहाँ पे लोकसभा का गठन नहीं हो जाए। और जो लोकसभा होगा दोस्त, उसके लिए पूरे देश में चुनाव कराना पड़ेगा। तुरंत उसी दिन चुनाव करा सकते थे क्या? नहीं, चुनाव तो 51, 52 में होगा। तो ये जो संसद है, ये माफ करेंगे, जो संविधान सभा है वो किस में कन्वर्ट हो गया? संसद। और ये संविधान सभा का आखिरी दिन होता है, आखिरी दिन होता है। तो आप ये जो 12वां बैठक है, नंबर 1 लिखेंगे, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया, शपथ दिलवाया गया। और अगर आपको अब भारत का पहला राष्ट्रपति मिल गया है, बिल्कुल आप संविधान को लागू कर सकते हो। और पहला राष्ट्रपति चुना गया, पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया, शपथ होगा। यह संविधान सभा का आखिरी बैठक, यह संविधान सभा का आखिरी बैठक। और आप लिखना है तो लिख सकते हो इसके इसी दिन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके पश्चात संविधान सभा अंतरिम संसद में बदल दिया गया। संविधान सभा अंतरिम संसद में बदल दिया गया। संविधान बन चुका है, बदल दिया गया। अब ये संसद का रूप धारण गया, एक पार्लियामेंट बन गया, अंतरिम संसद का रूप धारण कर लिया। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक डेट लिख सकते हैं, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू। एक शब्द में खत्म हो जाता है, क्योंकि इस दिन और कोई काम नहीं हुआ है, बस संविधान लागू हुआ है। जितने भी काम हुए हैं, इससे पहले 24 जनवरी को हुए हैं, इससे पहले 26 नवंबर को हुआ है। अच्छा, याद रखेंगे, ये 2 शब्द है। संविधान बनकर कब तैयार हुआ, अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर। संविधान को लागू कब किया गया? 26। भारत देश के पहले राष्ट्रपति ने शपथ कब लिया? 24 जनवरी। संविधान सभा का अंतिम बैठक किस तारीख को था? 24 जनवरी। क्लियर है?
ऐसा अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ कर ये सब निर्णय लिया गया है। और इस दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया और उसके पश्चात देश में जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, चाहे विधानसभा का हर 5 साल में चुनाव हो, लोकसभा का हर 5 साल में चुनाव हो, राज्यसभा मेंबर का 6 साल में चुनाव हो, जो भी प्रक्रिया जो होता है ना, वो पूरे के पूरे इस संविधान में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार होता है, ये संविधान के अनुसार। अच्छा चलो भाई, नोट करके आप कुछ पॉइंट को लिख लो। आप लोग नोट करके कुछ पॉइंट को लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, संविधान बनाने में, संविधान निर्माण में लिखेंगे टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान निर्माण की अगर मैं बात कर रहा हूं तो याद रखेंगे, ये संविधान निर्माण में टोटल 2 साल 11 महीने व 18 दिन लगे। विश्व में सर्वाधिक दिनों तक, मतलब सबसे ज्यादा समय हमको अपने देश के संविधान बनाने में लगा है। हमसे पहले और लगभग 100 देशों का संविधान बन चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा समय हम लिए, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कश्मीर के लोगों की इच्छाएं अलग है, केरल के लोगों की अलग है, तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और हम थोड़ा सोच समझ कर अध्ययन करके, ताकि बाद में इसका कोई बुरा परिणाम ना हो। फिर से जैसे आम जनता आज तक किसी न किसी राजा के, अंग्रेजों के शोषण के शिकार हुए, संविधान लिखते समय बिल्कुल ध्यान रखा गया है ऐसा ना हो हम पूरे भारत देश का शक्ति राष्ट्रपति में डाल दे रहे हैं, उससे ज्यादा शक्ति प्रधानमंत्री में डाल रहे हैं, और प्रधानमंत्री फिर से ऐसा कोई ना बन जाए जो आम जनता का शोषण करने लग जाए। अगर ऐसा परिस्थिति है तो हमको अपना वो मुखिया बदलने का अधिकार आम जनता को देना जरूरी है। नहीं तो हर कोई जो शक्ति संपन्न होता है वो आम जनता का शोषण करना चाहता है। बहुत बातों को ध्यान में रखकर लिखे, इसलिए इतना समय लग गया। अच्छा, समय काउंट कहां से हो रहा है? 9 दिसंबर से। कब तक काउंट हो रहा है? 26 नवंबर। याद रखेंगे, क्योंकि मैंने बोला है बनने का समय, और तभी गिनोगे तो आपको लगेगा। नहीं तो आप अगर 9 दिसंबर से काउंट करोगे और 26 जनवरी 1950 काउंट करोगे, 3 साल पूरा हो जाएगा। जो बोलो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो याद करो, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतने दिन लगे संविधान बनाने में। अच्छा, याद रखेंगे 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया गया है। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है, और सब देश से हम लोग कुछ न कुछ लिए। आयरलैंड से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, अमेरिका से लिए, ब्रिटेन से लिए, कनाडा से लिए, फ्रांस से लिए, रसिया से लिए, लगभग जर्मनी से लिए, साउथ अफ्रीका से लिए। जिसका जिसका अच्छा था ले लिए, और जिसका लगा हमको हमारे देश में अच्छा है उसको ले लिए और छोड़ दिए। हम ऐसा पढ़ेंगे भी आप, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, किस देश से हमने क्या एडॉप्ट किया हुआ है। तो ये संविधान 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। लगभग इसी में अगर मैं बात करूंगा 64 लाख रुपए खर्च हुए संविधान बनाने में। उस समय 64 लाख रुपये खर्च हुए। क्योंकि देखो, दूसरे देश के संविधान का अध्ययन करना है, वहां के जितने भी राजनीतिक गुरु हैं उनसे मिलना है, बात करना है, क्या लिखने से क्या अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम। सदन में बैठक हो रहा है 2 साल तक, उनके रहने खाने का अरेंजमेंट, ऐसे अगर मैं बात करूं तो 64 लाख रुपए खर्च किए गए। अगर मैं अभी बताया, इसमें 3 वाचन हुए, 3 वाचन। अगर मैं बात करूं, इसी में 12 बैठकें हुई, 12 बैठक हुआ है। 12वां बैठक जो मैंने बताया 24 जनवरी को हुआ। 11वां बैठक ये 14 नवंबर से 26 नवंबर तक हुआ। बैठक का मतलब होता है एक बार सीटिंग। जैसे लगातार 10 दिन तक बैठे तो वह एक बैठक कहलाता है। उसके बाद आप गैप लिए 1 महीने 1.5 महीने, और उसके बाद फिर आकर मिले तो वो कहलाएगा दूसरा बैठक। एक बैठक मतलब एक दिन का बैठक नहीं, एक पर्टिकुलर सेशन की बात किया जाता है। और याद रखेंगे 114 दिन चर्चा चला है। भले मैं लिखा हूं 2 साल 11 महीने 18 दिन, लेकिन ये कभी मत समझना कि वो लोग रोज संविधान सभा में जाकर बैठते थे। क्या करेंगे बैठकर? जो मेन चर्चा कब था पता है? जब मेन मुद्दा कब था, लगातार कब बैठे हैं? यहां बैठे हैं, यह है असली। इससे पहले जो डेट आप लिखते थे ना, पहली बार प्रस्तुत हुआ, फिर 6 महीने बाद आया, क्या करोगे आप? सब अपने अपने स्तर पर काम करो। जिस दिन पूरा बुक एक रफ आइडिया बन जाएगा उस दिन आना, सब मिलकर बात करेंगे। तो यह है वो मेन कहानी जिस समय लोग बैठकर बात किए हैं।
एक एक इसमें भी रोज थोड़ी ना बैठे होंगे। 15 नवंबर 1948 से 17, अब बीच में दीपावली आ गया तो घर चले गए।